हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। आज जो है हम लोग क्लास 9 साइंस का जो है चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। और वो चैप्टर 3 का नाम जो है परमाणु एवं अणु, यानी कि चैप्टर का नाम जो है वह है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे हैं। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य यानी कि पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वो सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। ठीक है, तो ये किसने कहा था ये बात? तो महर्षि कणाद ने कहा था। ठीक है, इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा और इसी अविभाज्य सूक्ष्मतम कण जो है इसे ही महर्षि कणाद ने परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यम, ठीक है, एक और भारतीय दार्शनिक थे जिनका नाम पकुधा कात्यम था। उन्होंने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। और फिर जो है लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस या ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, और फिर जो है एक लगभग एक ग्रीक दार्शनिक थे डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस, उन्होंने सुझाव दिया कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इस अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। ठीक है, इसी अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। ठीक है, और 18वीं सदी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। वैज्ञानिक आंतोवा एल लावाइजिए एंटोनी एल लेवेजुर ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान की। अब है रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है, अब है रासायनिक संयोजन के नियम। लावाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए। अब है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? एक क्रियाकलाप किया गया है, फिर उसका कंक्लूजन होगा, तो हम लोग कंक्लूजन पढ़ते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। ठीक है फ्रेंड्स, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। अब है स्थिर अनुपात का नियम। लावाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। ठीक है, अब है यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात जो है सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। ठीक है,
यौगिक जल में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात जो है सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। इस प्रकार एमोनिया NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। उपरोक्त उदाहरणों में स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। अब है जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ लिया जाए। जॉन डाल्टन का जो है जन्म 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण संबंधित साबित हुआ। तो महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पे एक याद रखना है कि पूछ देगा कि परमाणु सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया। तो याद रखना है परमाणु सिद्धांत जो है जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, NCERT का एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये टेबल पर है, ऐसा नहीं है कि टेबल ऐसे ही हम लोग पढ़ लिए। यहाँ से भी अपने काम का चीज़ निकला है कि परमाणु सिद्धांत को जो है प्रस्तुत जॉन डाल्टन ने किया था। ठीक है, अब है कि वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। उसके बाद है अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिससे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया गया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं, न ही उनका विनाश होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं परमाणु क्या होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परमाणु क्या होता है। क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? इन दीवारों से एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? किसी बॉम्बी यानी एंटी हील की रचनात्मक इकाई क्या होती है? यह रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। अब है परमाणु कितने बड़े होते हैं। तो परमाणु जो है बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में नापा जाता है।
ठीक है, इस पॉइंट को याद करना है इस टेबल को कि परमाणु त्रिज्या को जो है नैनोमीटर यानी कि एनएम में मापा जाता है। 10⁻⁻9 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, या फिर 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए सापेक्ष आकार त्रिज्या मीटर में, तो हाइड्रोजन परमाणु 10⁻⁻10, जल अणु 10⁻�9, हीमोग्लोबिन अणु 10⁻⁸, रेत कण 10⁻⁻4, चींटी 10⁻⁻3, सेब 10⁻⁻1। तो जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं, तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। ठीक है, हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि पूरा विश्व जो है परमाणुओं से बना है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सके, फिर भी वे वहाँ विद्यमान हैं तथा हमारा प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं, जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब है। और हम लोग अब पढ़ेंगे विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं? डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम उन्होंने किसी तत्व के प्रयोग का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों को सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था। जैसे ही हो गया हाइड्रोजन, फास्फोरस, कॉपर, गोल्ड, कार्बन, सल्फर, सीसा, प्लेटिना, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, पारा। तो डाल्टन द्वारा समझाए गए कुछ तत्वों के ये प्रतीक हैं। तो प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे। उदाहरण स्वरूप कॉपर का नाम साइप्रस में व्युत्पन्न हुआ। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण स्वरूप स्वर्ण, गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों एवं मात्रों को स्वीकृति प्रदान करती है। ठीक है, तो अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर कैपिटल लेटर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए हाइड्रोजन सिंबल H, एल्यूमिनियम AL न कि AL होगा। ठीक है, अल्युमिनियम का देख लीजिए AL होगा कैपिटल A स्मॉल l। फिर है कोबाल्ट CO होगा न कि कैपिटल में C और कैपिटल में O। ठीक है, तो कोबाल्ट का फर्स्ट लेटर C कैपिटल होगा और उसके बाद स्मॉल लेटर जो है वो O होगा, सेकेंड लेटर जो है स्मॉल लेटर होगा। ठीक है, तो कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। उदाहरण क्लोरीन Cl, जिंक Zn इत्यादि। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। उदाहरण के तौर पे लौह यानी कि आयरन का प्रतीक जो है Fe है, जो उसके लैटिन नाम फेरन से व्युत्पन्न किया गया है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na है तथा पोटेशियम का प्रतीक जो K है। ठीक है, नेट्रियम एवं केलियम से व्युत्पन्न है। ठीक है, इस प्रकार जो है प्रत्येक तत्व का नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ सिंबल दिया गया है, सिंबल देख लिया जाए। कुछ तत्व के प्रतीक एल्युमिनियम को Al से डिनोट करते हैं, आर्गन को Ar से, बेरियम को Ba से, बोरॉन को B से, ब्रोमीन को Br से, कैल्शियम को Ca से, कार्बन को C से, क्लोरीन को Cl से, कोबाल्ट को Co से, कॉपर को Cu से,
फ्लोरीन को F से, स्वर्ण यानी कि गोल्ड को Au से, हाइड्रोजन को H से, आयोडीन को I से, आयरन को Fe से, सीसा को Pb से, मैग्नीशियम को Mg से, नियॉन को Ne से, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, पोटासियम को K से, सिलिकॉन को Si से, चांदी यानी सिल्वर को Ag से, फिर है सोडियम को Na से, सल्फर को S से, यूरेनियम को U को, जिंक को Zn से। ठीक है, तो जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो आपके संदर्भ के लिए उपयुक्त सारणी दी गई है। इस पूरी सारणी को एक बार में याद करने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर एवं बार बार उपयोग करते रहने से आप स्वतः ही इन प्रतीकों को निर्मित करना सीख जाएंगे। ठीक है, अब है परमाणु द्रव्यमान। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार जो है प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया था। हम यहाँ पर एक यौगिक यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं, जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। प्रायोगिक तौर पर यह निश्चित किया गया कि 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु को 1.0 U तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 U निर्दिष्ट करेंगे। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षेप में लिखते थे, लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको U यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किए हैं। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोधरत थे, तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृतिजन्य यानी ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। 2 कारणों से इसे सुसंगत समझाया गया। ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। ठीक है, इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। तथापि 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 में 1/12 में भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। 12 तरबूजीय इकाई अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई। वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है, जैसा कि चित्र 3.4 में दिखाया गया है। अब वह फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई FMU में बेचता है। ठीक है, तो किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 में भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो देख लीजिए, कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40। ठीक है फ्रेंड्स, अब है परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, इस टॉपिक को देखना है। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, इस टॉपिक को देखना है। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं।
परमाणु, अणु एवं आयतन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयतन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। अब है अणु क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे अणु के बारे में। साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। अब है तत्वों के अणु। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। आर्गन, एयर, हीलियम, He इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण, ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणुक अणु O2 कहते हैं। यदि हम सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो हमें ओजोन O3 प्राप्त होता है। किसी अणु के संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। आइए कुछ तत्वों के परमाणुकता का अवलोकन करें। ठीक है, सारणी 3.3 कुछ तत्वों की परमाणुकता है। तत्वों के प्रकार देखते हैं। अधातु है, ठीक है, और इसके परमाणुकता देखते हैं। आर्गन एक परमाणुक है, हीलियम एक परमाणुक है, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है, हाइड्रोजन द्विपरमाणुक है, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक है, क्लोरीन द्विपरमाणुक है, फास्फोरस चतुर्परमाणुक है, सल्फर बहुपरमाणुक है। धातु सोडियम एक परमाणुक है, आयरन एक परमाणुक है, एल्युमिनियम एक परमाणुक है और कॉपर जो है एक परमाणुक है। तो यौगिकों के अणु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। सारणी 3.4 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, तो देख लीजिए कुछ यौगिकों के अणु। यौगिक हैं, संयुक्त तत्व हैं, द्रव्यमान अनुपात हैं। तो जल का हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एमोनिया का हो जाएगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन। और द्रव्यमान अनुपात जो है जल का 1:8 हो जाएगा, एमोनिया का 14:3 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का 3:8 हो जाएगा। तो ये एक एक्टिविटी है। ठीक है, और उसके बाद आयतन क्या होता है इसे पढ़ना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं आयतन क्या होता है। तो ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग कहाँ तक देख चुके थे, तो यहाँ तक देखे थे आयन क्या होता है। तो ठीक है, तो धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। ठीक है, इन आवेशित कणों को जो है हम लोग आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। ठीक है, तो ऋण आवेशित आयन को ऋणायन यानी कि एनायन तथा धन आवेशित आयन को धनायन यानी कि कैटायन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl को लीजिए। इसमें धनात्मक सोडियम आयन Na+ तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन Cl- संघटक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, यह है आयनिक यौगिक। कैल्शियम संघटक तत्व हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, फिर है ऑक्साइड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम, सल्फाइड सल्फर, सोडियम क्लोराइड क्लोरीन। अब है रासायनिक सूत्र लिखना।
अब हम लोग देखेंगे रासायनिक सूत्र को लिखना। ठीक है फ्रेंड्स, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलता पूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अध्याय के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। अब है ये सारणी, कुछ सामान्य सरल एवं बहुपरमाणुक आयन। ठीक है, तो सोडियम Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, कॉपर Cu+, मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+, जिंक Zn2+, आयरन Fe2+, कॉपर Cu2+, एल्युमिनियम Al3+ और आयरन का Fe3+। फिर है हाइड्रोजन का H+, हाइड्राइड का H-, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, ऑक्साइड O2-, सल्फाइड H2-, नाइट्राइड N3-, अमोनियम NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-, कार्बोनेट सल्फाइड सल्फेट। ठीक है, कार्बोनेट का हो जाएगा CO3 2-, सल्फाइड का SO3 2-, सल्फेट का SO4 2- और फॉस्फेट का हो जाएगा फॉस्फेट का हो जाएगा PO4 3-। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ तत्व एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं। संयोजकता को मानव की 2 भुजाएं तथा ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती है। ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकती है। यदि एक ऑक्टोपस को कुछ मानवों को इस प्रकार से पकड़ना है कि उसकी 8 भुजाएं मानवों की दोनों भुजाओं के साथ परिक्त हो जाएं, तो आपके विचार में ऑक्टोपस कुल कितने मानवों को पकड़ सकता है? अब ऑक्टोपस को O तथा मानव को H से निरूपित कीजिए। क्या आप इस संयोजन के लिए सूत्र लिख सकते हैं? क्या आप OH4 को सूत्र के रूप में प्राप्त करेंगे? पादांक 4 ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। सारणी 3.6 में कुछ सरल एवं बहुपरमाणुक आयनों की संयोजकताएं दी गई है। संयोजकता के बारे में हम और अधिक जानकारी अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो अब है आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। उदाहरणार्थ कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सोडियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फाइड। ठीक है फ्रेंड्स, आयरन सल्फाइड क्या है यहाँ पे? हाँ, Cu इत्यादि, जहाँ पर ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर और धातुएं हैं आयरन एवं कॉपर और धातुएं तथा उन्हें बाईं तरफ लिखते हैं। अब है बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्टक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्टक से के बाहर लिखते हैं। उदाहरण MgOH2 है। यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्टक की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए NaOH है। अब हम लोग देखते हैं सरल यौगिकों के सूत्र। 2 भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। सारणी 3.6 में कुछ आयनों की संयोजकताएं दी गई है। आप इनका उपयोग यौगिकों के सूत्रों को लिखने के लिए कर सकते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरणों में दर्शाया गया है। पश्चात संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करके अनुसूत्र लिखते हैं। उदाहरण देख लीजिए, ये हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र है। ठीक है, HCl। फिर है हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र, फिर कार्बन क्लोराइड का सूत्र। ठीक है फ्रेंड्स,
तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हमें धनायन या संकेत Mg2+ लिखते हैं, इसके पश्चात ऋणायन क्लोराइड Cl- लिखते हैं, पश्चात इनके आवेशों को आरा तिरछा क्रीस क्रॉस करके हम सूत्र प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र MgSc आवेश 2+ I- MgCl2 हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन Cl- प्रत्येक मैग्नीशियम आयन Mg2+ के लिए होता है। इस प्रकार के आयनिक यौगिकों में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना चाहिए तथा संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए। अब है आयनों के आवेशों को नहीं दर्शाया जाता है। अब है अल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र AlO3+2-, फिर है कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र CaO2+2-। यहाँ पर दोनों तत्वों की संयोजकताएं समान है, अतः इसका सूत्र Ca2O2 प्राप्त होगा, किंतु हम इस सूत्र को CaO के रूप में सरलीकृत करते हैं। अब है बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक। ठीक है, सोडियम नाइट्राइड का सूत्र है ये, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। ठीक है, तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH2 है, न कि CaOH2। जब सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं तब हम उनके लिए कोष्टक का उपयोग करते हैं, जहां पर OH को कोष्टक में रखकर पादांक 2 लगाते हैं, जो यह निर्दिष्ट करता है कि कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हैं। दूसरे शब्दों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन प्रत्येक के 2-2 परमाणु हैं। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र देख लीजिए, यह है NaCO3 फ्रेंड्स। ओके, फिर है उपरोक्त उदाहरण में कोष्टक के उपयोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुपरमाणुक आयन कार्बोनेट का एक ही आयन विद्यमान है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा NH4SO4। ठीक है फ्रेंड, इसका फॉर्मूला हो जाएगा NH4 2SO4। ठीक है, अब है आणविक द्रव्यमान। अनुभाग 3.22 में हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। फिर है नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो पहले देखते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो है 1U होता है तथा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जो है 16U होता है। अतः जल जिसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन एवं 1 परमाणु ऑक्सीजन होते हैं का आणविक द्रव्यमान है 2 × 1 + 1 × 16 = 18U होगा। नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान H का परमाणु द्रव्यमान प्लस N का परमाणु द्रव्यमान प्लस 3 × 0 का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1U हो जाएगा, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U हो जाएगा, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो है 14U होता है। अतः HNO3 का आणविक द्रव्यमान 1U + 14U + 3 × 16U = 63U हो जाएगा। अब है सूत्र इकाई द्रव्यमान। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया है। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संगठक आयन होते हैं। उदाहरणार्थ सोडियम क्लोराइड इकाई सूत्र NaCl, इसके इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन निम्नलिखित प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये एग्जाम्पल है इसका। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादकों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय होता है। यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहलाता है। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं।
तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, जो स्वतंत्र रूप से प्रायः नहीं रह सकता है तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। अब है अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। यह पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। अब है किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके सभी संगठक तत्वों तथा संयोग करने वाले सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं को दर्शाता है। परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उनके ऊपर जो है एक निश्चित आवेश होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। आयनिक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा यौगिक के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का ये क्लास था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि एनसीईआरटी सीरीज का जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फ्रेंड्स।